हेलो डेवलपर्स, मेरा नाम रितेश है और ये वीडियो एंगुलर फ्रेमवर्क के बारे में होने वाली है। पर्सनली 1 साल से एंगुलर पे काम कर रहा हूँ और इससे पहले मैंने रिएक्ट पे भी काम किया है। एंड थ्रू आउट दिस टाइम मैंने बस यही समझा है, माई जनरल अंडरस्टैंडिंग इज़ दिस कि एंगुलर हैज़ बेटर स्कोप इन द टेक कम्युनिटी राइट नाउ। और टेक इंडस्ट्री में एंगुलर जो है, एंगुलर सीखने का फ़ायदा एक नए ग्रेजुएट को काफ़ी ज़्यादा है। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज़ एंगुलर। एंगुलर एक जावास्क्रिप्ट ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जिसको गूगल ने 2010 में बनाया था। 2010 में जो गूगल ने फ्रेमवर्क बनाया था वो एंगुलर जेएस था, जो कि अभी के एंगुलर से काफ़ी ज़्यादा अलग था। अभी जो हम एंगुलर यूज़ करते हैं, या जो अभी मैं इस वीडियो में आपको जिस जिस फ्रेमवर्क के बारे में बताना चाहता हूँ, वो 2016 में आया था और वो इसी फ्रेमवर्क से रीवैम्प होकर आया था, जिसको एंगुलर 2+ बोलते हैं। और 2016 से लेके 2025 जो कि अभी चल रहा है, अभी तक उस फ्रेमवर्क में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो एवरीथिंग दैट आई एम गोइंग टू टीच यू, जो भी मैं आपको इसमें थ्रू आउट द वीडियो बताने वाला हूँ, जो भी चीज़ें, जो भी एंगुलर स्पेसिफिक चीज़ें बताने वाला हूँ, जैसे एंगुलर CLI हो गया, कंपोनेंट हो गया, डायरेक्टिव्स हो गया, ये सब चीज़ें 16 to 25 में कॉमन है। मतलब अगर आप कल को आप किसी अगर प्रोजेक्ट में ऑन बोर्ड होते हैं इन अ कंपनी और वो 16 से 25 के बीच में किसी भी वर्जन पे काम कर रही है, तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा स्विच करना, उस प्रोजेक्ट को, उस प्रोजेक्ट में काम करना, उस प्रोजेक्ट में गेट को फ्रॉम द फर्स्ट डे कंट्रीब्यूट करना आपके लिए आसान होगा। सो 2016 में रिवैम्प हुआ, उसके बाद से 2025 तक, अब तक एंगुलर वर्जन 20 तक आ गया है। एंड ये हमारा जो अभी प्रोजेक्ट हम बनाएंगे इस वीडियो में, दैट विल बी वर्जन 20, और हम 16 से लेकर 25 तक के सारे फीचर्स यूज़ करेंगे और मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या है। तो एंगुलर के बेनिफिट मैं एक बार आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप एक वेब डेव हैं तो आपने रिएक्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। आजकल जनरली होता ये है कि कोई भी कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट है और वो 3rd ईयर में है, तो उसका सबसे पहले दिमाग ये जाता है कि मैं पूछूँ अपने सीनियर से कि कौन सा मुझे फ्रेमवर्क सीखना चाहिए। और क्योंकि मोस्टली जो सीनियर्स हैं उन्होंने भी अपने सीनियर से पूछा है और इंडस्ट्री हाइप से लेके वो ज़्यादातर रिएक्ट रिएक्ट बोलते हैं, और इस वजह से एंगुलर के सब्जेक्ट होने के बावजूद बच्चे जो हैं वो एंगुलर को नहीं पढ़ते हैं। बट रिएक्ट का क्या है, तो मार्केट इज़ सेचुरेटेड, मतलब अगर एंट्रीज हैं भी तो वो उसके लिए कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप रिएक्ट के किसी भी रोल के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हाई कंपटीशन है, जो बेसिकली आपके चांसेस को कम कर देता है। एंड और इसलिए आप स्टक फील करते होंगे कि क्या पता मैं अच्छा डेवलपर नहीं हूँ या मैं डेवलप नहीं कर पा रहा हूँ। बट द थिंग इज़ कि जब किसी रोल के लिए ओपनिंग ही कम है और उसके लिए काफ़ी लोग compete कर रहे हैं, तो इवन दो यू आर अ रियली गुड डेवलपर, पर आपसे बेटर कोई ना कोई उनको मिल जाएगा। एंड फिर आप हताश हो जाएंगे कि नहीं, मुझे डेवलपमेंट अच्छे से नहीं आती है। बट द थिंग इज़, अगर आप एंगुलर जैसे किसी फ्रेमवर्क पे काम करेंगे, तो एंगुलर का क्या है कि इट सीम्स अ नीश टेक्नोलॉजी, और ज़्यादातर जो लेगेसी सॉफ्टवेयर है वो एंगुलर पे काम करते हैं। तो रिएक्ट और एंगुलर में थोड़ा बहुत कंपैरिजन कर देते हैं। सो एंगुलर, अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि हमें एंगुलर क्यों सीखना चाहिए इंस्टेड ऑफ रिएक्ट और बेसिक HTML जावास्क्रिप्ट, जो कि आपको शायद आती हो अगर आप वेब डेव में हो तो। पहले क्या होता था कि हम कोई भी साइट बनानी होती थी हमें, जैसे कि एक बेसिक वेबसाइट है जिसमें फॉर्म्स हैं और बटन्स हैं, और उसी साइट में एक और पेज है जिसमें इस फॉर्म की जितनी भी एंट्रीज हैं हम उन्हें एक कार्ड में लिस्ट करते हैं। तो जब भी हमें ऐसा कुछ बनाना होता था, तो ऑल्दो हम इन कार्ड्स को डायनेमिकली रेंडर कर सकते हैं कि ये सारी कार्ड्स जो हैं वो इसके इनपुट में दिखें, मतलब इसके इनपुट में, इसके आप जो भी यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं वो इधर दिखे। लेकिन अगर इस कार्ड पे फिर क्लिक करने पे एक और कोई पेज खुलता है, और फिर फर्दर इसमें और जितने भी पेजेस ऐड होते हैं, और इन तीनों में समझिए नैव बार जो है वो कॉमन है। तो पहले क्या होता था कि हमें इन सब पेजेस में नैव बार को इंडिविजुअली बनाना पड़ता था। इसमें भी नैव बार बनेगा, इसमें भी नैव बार बनेगा, इसमें भी नैव बार बनेगा, जो कि एक शेयर्ड चीज़ है, लेकिन फिर भी हमें बार बार बनाना पड़ता है। तो इसके वजह से काम क्या होता था, ज़्यादा होता था। और ये हर एक पेज के लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट इसकी खुद की लगती थी, कुछ भी इसमें रीयूजेबल नहीं होता था। दूसरी एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ है जो कि जिसकी वजह से ये फ्रेमवर्क्स आने शुरू हुए, वो था पेज रिफ्रेशिंग का। तो अगर ये एक पेज है और इसमें कोई भी यहाँ पे कंटेंट है जिसको चेंज होना है, और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें हैं जो कि एज इट इज़ रहेंगी आफ्टर सम इवेंट, और वो इवेंट हो सकता है कि जब इस बटन पे क्लिक किया जाए।
सो लेट सपोज इस बटन पे क्लिक किया गया एंड इस पूरे पेज से ये चीज़ हट जानी है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होगा कि ये पूरा पेज दोबारा शुरू से रीरेंडर होगा। तो शुरू से रीरेंडर मतलब सबसे पहले यहाँ पे नैव बार होगा, ड्यूरिंग रीरेंडर नैव बार रेंडर होगा, फिर ये कंटेंट रेंडर नहीं होगा एंड देन दीज थिंग्स विल रेंडर। इससे क्या होता था कि पूरा जो ब्राउज़र था वो रिफ़्रेश होता था और यूज़र एक्सपीरियंस है वो ख़राब होता था। दैट्स वाई सिंगल पेज एप्लीकेशंस आए। अब सिंगल पेज एप्लीकेशंस में क्या होता है कि समझिए यही सेम पेज का एग्जांपल लेते हैं और ये सेम चीज़ अगर हमें हटानी है तो सिंगल पेज एप्लीकेशंस में क्या होता था, एवरीथिंग वुड बी पार्ट ऑफ अ सिंगल पेज, जो कि एक जो उसके नाम से एविडेंट है। तो ये पूरा जो ये दोनों व्यू एक सिंगल पेज का पार्ट होता था और इसे हम डायनेमिकली इंपोर्ट करते थे इन दिस। अब डायनेमिकली इंपोर्ट इज़ नॉट एग्जैक्टली द सेम वर्ड, बट इन सब चीज़ों को हम कॉम्पोनेंट में तोड़ देते थे। जैसे ये चीज़ है, ये एक कॉम्पोनेंट हो गया, ये चीज़ एक अलग कॉम्पोनेंट हो गया, तो इनको अलग कॉम्पोनेंट में तोड़ दिया। और जब भी हमें ये कंटेंट हटाना होता था तो इट वुड नॉट रिफ्रेश द कंप्लीट पेज। उसमें क्या होता था कि जो कंटेंट हमें हटाना है सिर्फ वो व्यू से चला जाएगा और ये सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे पेज रिफ़्रेश होगा। यहाँ पे मैं रिफ़्रेश का आइकन बना देता हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे क्या होगा कि पेज रिफ़्रेश होगा, बट यहाँ पे पेज रिफ़्रेश नहीं होगा, पेज एज इट इज़ रहेगा, बस उसका कंटेंट चेंज हो जाएगा। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ एस। सो हमें पता चल गया कि हम एस क्या होता है और हम HTML CSS से अभी हम क्यों फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं। तो फ्रेमवर्क्स में अब हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं। और सॉरी अगर आपको चिड़िया वगैरह की आवाज़ आ रही हो थोड़ी आसपास, क्योंकि अब मैं नोएडा में नहीं रहता हूँ, तो यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा नेचर है। दैट्स वाई द थिंग इज़, बहुत गंदा जोक मारा मैंने, पर आई एम ट्राई मैं सीख रहा हूँ। सो फ्रेमवर्क्स में आपके पास ऑप्शन होता है एंगुलर का, मैं ANG लिखूँगा, या फिर रिएक्ट का, मैं यहाँ पे REA लिखूँगा, रिएक्ट। इसके अलावा और भी ऑप्शन है आपके पास, जैसे स्वेल्ट होता है। इसके बारे में आप बाद में आप कहीं और जाके देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे। स्वेल्ट जो है वो ज़्यादातर कनाडा वगैरह साइड ज़्यादा यूज़ होता है, इंडिया में या US में इतना नहीं यूज़ होता। सो ये लेट्स अभी के लिए हम ये 3 फ्रेमवर्क ले रहे थे। तो इसमें हमें एंगुलर क्यों यूज़ करना चाहिए। तो एंगुलर की कुछ खास बातें हैं। जो सबसे पहली है वो है डेटा बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, पर डेटा बाइंडिंग में बेसिकली क्या होता है, जो भी हमें कंटेंट दिखाना होता है, यहाँ पे मैं डेटा बाइंड लिख देता हूँ। सो जो भी हमें ये कंटेंट दिखाना होता है, समझिए ये जो डिव था उसको हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये एक डिव है और यहाँ पे एक कंटेंट दिखाना हमें जो कि एक पैराग्राफ टैग में है। तो पहले क्या होता था, जो ट्रेडिशनल HTML CSS जावास्क्रिप्ट है, अगर हमें इस कंटेंट को चेंज करना होता था तो हम इस कंटेंट को पहले कैसे एक्सेस करते थे डॉम से, जो कि होता है डेटा ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉम से एक्सेस करने के बाद हम इसके इनर HTML को चेंज करते थे। इनर HTML को चेंज करने के बाद हम इसके कंटेंट को बेसिकली अपडेट कर पाते थे। तो ये काफ़ी बड़ा प्रोसेस होता था। पहले आप करते थे डॉक्यूमेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट, एक मिनट मैं लिख देता हूँ वो कोड। तो पहले हम करते थे डॉक्यूमेंट, जो कि बेसिकली डॉम को एक्सेस करता है, डॉट गेट एलिमेंट्स बाय ID। सो हम क्या करते थे, ये डिव है, इसको हम एक ID देंगे। ID कुछ भी हो सकती है, कोई भी यूनिक स्ट्रिंग हो सकती है, जिससे हम इसको एक्सेस करते थे। और लेटर ऑन हम क्या करते थे, हम इसकी वैल्यू एक्सेस करते थे या फिर हम इसको वैल्यू प्रोवाइड करते थे और इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते थे, जैसे कि कॉन्स्ट a हो गया। फिर इस वेरिएबल को a डॉट इनर HTML करके हम इसको कुछ भी कंटेंट दे सकते थे, जैसे कि ABCD लिख दिया। पर ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, जस्ट फॉर असाइनिंग अ सिंपल टेक्स्ट टू अ वेरिएबल और अ व्यू इन HTML। ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है ये करना। सो इसी चीज़ को सॉल्व करता है एंगुलर का डेटा बाइंडिंग। इसमें क्या होता है, अगर आपको कोई भी टेक्स्ट दिखाना है एंगुलर के HTML में आपको टेक्स्ट दिखाना है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको इसके टाइपस्क्रिप्ट फाइल में एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। यहाँ पे वैसे वैर का यूज़ नहीं करते हैं हम, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे क्यों नहीं करते हैं। पर समझिए हमने वैर में यहाँ पे एक हमने स्ट्रिंग लिख दिया ABC लिख दिया। और फिर अगर हमें इसे अपने HTML में दिखाना है तो हम बेसिकली 2 कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो ये वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम समझिए हमने x रखा है, वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। उसके अलावा आप इसको किसी भी चीज़ में रैप कर सकते हैं, p में या div में।
और जब भी ये एक्स का कंटेंट आप रीअसाइन करते हैं, अगर आप यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई जेड करते हैं अपने टाइप स्क्रिप्ट में या प्रोग्राम के थ्रू करते हैं, ये तुरंत इंस्टेंटली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, इसमें वन वे डेटा बाइंडिंग होती है। जो भी चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है टाइप स्क्रिप्ट में, वो तुरंत HTML में अपडेट हो जाएगा। दिस इज़ प्रोवाइडेड बाई एंगुलर। तो आपका एक एक चीज़ तो आसान हो गया कि आपको कुछ भी कंटेंट अगर अपने HTML में दिखाना है जो कि डायनेमिक है, तो आप उसे वन वे डेटा बाइंडिंग के थ्रू दिखा सकते हैं। इसको एंगुलर में कहते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। नाउ डेटा बाइंडिंग के इसमें और भी चीज़ें हैं, और भी तरीके हैं। उसमें से एक तरीका है जहाँ पे आप इनपुट फील्ड जो होती है आपकी, इनपुट फील्ड में आप कुछ लिख सकते हैं। मतलब इनपुट फील्ड में कुछ लिख सकते हैं, सॉरी। इनपुट फील्ड में आप क्या कर सकते हैं कि अपने वैल्यू को बाइंड कर सकते हैं एक वेरिएबल से। सो समझिए आपकी इनपुट फील्ड है, उसमें आपने वैल्यू लिखा और उसको बाइंड कर दिया। किससे? एक मिनट। उसको आपने बाइंड कर दिया इस वेरिएबल से, वेरिएबल एक्स से। तो जब भी आपके इनपुट फील्ड में कुछ भी इनपुट होगा, कुछ भी लिखा जाएगा, ABCD या कुछ भी लिखा जाएगा, वो सीधे सीधे एक्स को अपडेट कर देगा। और अगर ये एक्स इसके साथ सेम है तो ये एक्स जो है आपके व्यू में भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। इसको बोलते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग। इसमें सिर्फ आपका जो XYZ है वो प्रोग्रामेटिकली ही अपडेट नहीं हो रहा है। मतलब कि ये आपने जो टाइपस्क्रिप्ट में लिखा है वो आपके व्यू में नहीं जा रहा, सिर्फ आपके व्यू, आपके HTML से, व्यू से भी टाइपस्क्रिप्ट की चीज़ें अपडेट हो रही हैं, जो कि बेसिकली आपका वेरिएबल है, वो आपके HTML से अपडेट हो रहा है। आगे जाके हम और डेटा बाइंडिंग के बारे में सीखेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और कैसे डेटा बाइंडिंग का यूज़ होता है फॉर फॉर्म हैंडलिंग, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो थी एंगुलर की, जो स्पेशल है, जो एंगुलर प्रोवाइड करता है, वो है डेटा बाइंडिंग। उसके बाद एक दूसरी चीज़ है जो कि दूसरे दूसरे फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज के ऊपर एज देती है एंगुलर को, वो है इसकी राउटिंग। एंगुलर राउटिंग के लिए एक प्रॉपर सेटअप देता है और आपको ऑप्शन देता है कि अपने राउट्स को हैंडल कर सकें थ्रू अ सिंगल कॉन्फ़िगरेशन फाइल। सो अगर आपने रिएक्ट में काम किया है तो आपको पता होगा कि रिएक्ट में आपको ब्राउज़र राउटर और राउटर वगैरह यूज़ करके आपको कंडीशनली सेटअप करना पड़ता है अपने राउट्स। आपको ऐसे नेस्टिंग करनी पड़ती है और उसके अंदर आपको अपने राउट्स देने पड़ते हैं। और कोई भी चीज़ अगर आप उसको ऐड कर रहे हैं, तो अगर आपको कंट्रोल करना है कि क्या ये यूज़र इस राउट को खोल सकता है या इस राउट को नहीं खोल सकता, उसके लिए आप क्या करते हैं, कंडीशनल रेंडरिंग करते हैं। अगर आपको रिएक्ट नहीं पता तो इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। पर जनरली क्या होता था, आप बेसिकली ये इफ़ एल्स होता था कि इफ़ दिस राउट इज़ अलाउड, इफ़ दिस राउट इज़ नॉट अलाउड। और इसको सेटअप करने में बेसिकली आपका टाइम वेस्ट होता है और थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग प्रोसेस हो जाता है जैसे जैसे प्रोजेक्ट का साइज़ बढ़ता है। बट एंगुलर में क्या होता है, आपका एक app.config.ts फाइल होती है। app.config, सॉरी ये लिखा नहीं जा रहा। बेसिकली आपकी एक app.config.ts फाइल होती है और उस app.config.ts फाइल में क्या होता है, आपका एक ऑब्जेक्ट होता है। TS फाइल में बेसिकली राउट वाली फाइल के लिए लिंक होता है और आपकी जो जितने भी राउट्स होते हैं वो app.routes फाइल में होते हैं। आगे जाके हम ये फाइल देखेंगे अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में। और इसमें क्या होता है, जब भी आपको कोई भी, और ये इसमें आप जो भी राउट्स प्रोवाइड करते हैं वो एक एरे में होता है और इसमें आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं जहाँ पे आप पाथ दे सकते हैं। अब पाथ क्या होता है, पाथ बेसिकली होता है आपका एंड पॉइंट जहाँ पे आपका पेज या कंपोनेंट दिखेगा। समझिए अगर यूज़र ने होम को विज़िट किया तो होम कंपोनेंट दिखेगा और उस कंपोनेंट को आप यहाँ पे कंपोनेंट में पास कर सकते हैं, जो बेसिकली एक की होती है इन द राउट। यहाँ पे आप कंपोनेंट को पहले ऊपर यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं कंपोनेंट को और यहाँ पे उसे पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे पासिंग के भी तरीके हैं, आप लेज़ी लोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली उसको ईगरली लोड कर सकते हैं, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब ये तो हो गया कि आपने राउट को डिफाइन कर दिया यहाँ पे आपने राउट को डिफाइन कर दिया। इसके बाद आप ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि ये राउट खुल पाएगा या नहीं खुल पाएगा। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कैन एक्टिवेट चाइल्ड का एक होता है और एक कैन लोड का होता है, जो एक कैन लोड होता है जो कि एंगुलर खुद प्रोवाइड करता है। ये डिसाइड करता है कि क्या इस पेज को विजिट किया जा सकता है और ये डिसाइड करता है कि क्या इस पेज को लोड करना है या नहीं करना है जब भी कंपोनेंट रन होता है। राउटिंग हो गया। एंड देन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम एंगुलर के बारे में बात करेंगे, जो आपको बेसिकली एक आपको सपोर्ट करता है सो दैट आप जल्दी से जल्दी अपने सॉफ्टवेयर को बना पाएँ और शिप कर पाएँ। सो वो है हमारा MVC स्ट्रक्चर। MVC स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली मॉडल व्यू कंट्रोलर, MVC।
इसमें आप जो भी चीज़ यूज़र को दिखती है, जो भी यूज़र को फेसिंग होती है, जो कि हमारा HTML फाइल है, वो बेसिकली क्या होगा, हमारा व्यू। और उस व्यू में जो भी डेटा आता है वो हम कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, वो हमारा आता है मॉडल से। बेसिकली इस व्यू का जो मॉडल है, जो इस व्यू में जो भी कंटेंट दिख रहा है, अगर यहाँ पे कोई एक वेरिएबल दिख रहा है तो उस वेरिएबल का कंटेंट यहाँ से आ रहा है, इसको बोलते हैं बेसिकली मॉडल। ये इस टेक्स्ट का ये मॉडल है कि यहाँ से ये डेटा लोड करेगा। और ये जो एक्स है वो कहाँ से आया, मतलब उसको कैलकुलेट कैसे किया गया, उसको फेच किया गया बैकएंड से या कुछ भी किया गया, वो आता है हमारे कंट्रोलर से। कंट्रोलर क्या होता है हमारे एंगुलर एप्लीकेशन में, वो होती है एक सर्विस। सो क्या होता है कि एक यहाँ पे समझिए हमारा एपीआई है, ठीक है, यहाँ पे हम डेटाबेस का सिंबल बना देता हूँ मैं। और एपीआई से कंट्रोलर ने डेटा फेच किया, ठीक है। कंट्रोलर ने अब जो डेटा फेच किया, उस डेटा को इधर पास किया मॉडल में। मॉडल ने उस डेटा को दिखाने लायक बनाया, दिखाने के फॉर्मेट में बनाया, और उसको HTML में पुश कर दिया, और HTML ने उस डेटा को रेंडर कर दिया। सो दिस इज़ द MVC स्ट्रक्चर। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है एंगुलर में, और क्यों ये एंगुलर की एक यूनिक क्वालिटी है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो भी आपका कंट्रोलर होता है वो होती है सर्विसेज, और जो सर्विसेज होती हैं वो थ्रू आउट द एप्लीकेशन एक्सेसिबल होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं कि ये सिर्फ मॉड्यूल में अवेलेबल रहे, पर ये थ्रू आउट द एप्लीकेशन अवेलेबल रहती हैं। तो क्या होता है कि अब इसको हम कंपेयर करेंगे ट्रेडिशनल से और रिएक्ट से कंपेयर करेंगे, सो दैट आपको अंदाज़ा लग जाए कि क्यों एंगुलर जो है सीखने में आपको एक एडवांटेज है। सो ट्रेडिशनल एप्लीकेशन ले लेते हैं जिसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं। ये पहला पेज हो गया, ये दूसरा पेज हो गया। अब अगर इन दोनों के बीच में अगर आपको डेटा पास करना है तो दो तीन तरीके ही हैं, क्योंकि ये इन दोनों पेजेस के बीच में क्या है, इन दोनों पेजेस का अपना खुद का जावास्क्रिप्ट फाइल होगी, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट फाइल में ही लॉजिक होगा, और जावास्क्रिप्ट फाइल से ही आप क्या करेंगे, कुछ भी डेटा वगैरह फेच करेंगे या डेटा दिखाने के लिए चेंज करेंगे। बेसिकली आपका जो मॉडल हो गया वो आपका यहाँ पे JS फाइल हो गया। अब इस यहाँ पे डेटा या तो आप API कॉल से ला सकते हैं, राइट, या फिर आप अगर चाहें तो लोकल स्टोरेज में सेव कर लें, और फिर ये भी लोकल स्टोरेज को फेच करें और ये भी लोकल स्टोरेज को फेच करें। अब अगर आप ये डेवलपमेंट करेंगे तो ही आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे कि ये काम करना थोड़ा कम्बरसम है। आप ये अगर काम करना चाहेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, और आप कंफ्यूजिंग हो जाएगा, कोड बेस जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। सिर्फ इंटरनली इन दोनों के बीच में डेटा पास करना ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और डेटा पासिंग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे होता है। एक होता है पेरेंट टू चाइल्ड, एक होता है चाइल्ड टू चाइल्ड, दैट इज़ बेसिकली जो दो कंपोनेंट जो पैरेलल में है। सो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बट जनरली जो होता है ट्रेडिशनल जो वेबसाइट होती हैं उनमें डेटा पासिंग मुश्किल होती है। और रिएक्ट के बारे में अगर हम बात कर लें तो रिएक्ट में तो हम एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, अगर आपने सुना होगा तो हम रिडक्स यूज़ करते हैं या फिर हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हैं, सो दैट हम थ्रू आउट द एप्लीकेशन हम डेटा पास कर पाएँ। अब अगर हम एक ट्री के फॉर्म में देखें तो समझिए ये एक कॉम्पोनेंट है और उसके दो चाइल्ड कॉम्पोनेंट हैं। तो अगर हमें डेटा पास करना है इन दोनों में, तो अगर ये पेरेंट के पास है तो इन दोनों के पास करना आसान है डेटा। रिएक्ट में एक प्रॉप्स होता है। लेकिन अगर हमें इन दोनों के बीच में डेटा पास करना है तो वो एक टफ कंसेप्ट होता है। और वो क्यों होता है वो हम बाद में, अगर आपको कभी, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ डेटा पासिंग एंगुलर में, तब आपको एग्जैक्ट बताऊँगा कंपेयर करके कि कैसे काम करता है। ना अब हम एंगुलर की बात कर लेते हैं कि एंगुलर में डेटा पासिंग इतना आसान क्यों है। एंगुलर में बेसिकली क्या होता है, अगर आपने कोई भी एक सर्विस बनाई है, और सर्विस बनाने की एक कमांड होती है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे तो कमांड क्या होती है, या फिर मैं अभी आपको बता देता हूँ कमांड क्या होती है। एंगुलर की सर्विस बनाने की कमांड होती है ng जनरेट सर्विस एंड देन सर्विस का नाम सर्विस नेम। अब ये क्या करता है, ये बेसिकली एक इंजेक्टेबल फाइल बनाता है। इंजेक्टेबल फाइल वो होती है जो किसी भी कंपोनेंट में इंजेक्ट की जा सकती है। अभी हमने अपने पिछले वाले पेज में डिस्कस किया था कि अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि कंट्रोलर क्या होता है। ये जो कंट्रोलर होता है ये इस कंपोनेंट में, इस मॉडल में एक्सेसिबल कैसे होता है। तो बेसिकली ये कंट्रोलर इस मॉडल में एक्सेसिबल इसलिए होता है क्योंकि ये एक इंजेक्टेबल सर्विस है। इसको हम इसमें इंजेक्ट करते हैं, सो दैट हम इसके जितने भी फंक्शंस हैं, इसके जितने भी वेरिएबल हैं, उनको एक्सेस कर पाएँ। और सुनने में थोड़ा लग रहा हो कि इंजेक्ट करना क्या होता है, कैसे होता है, पर इतना कुछ है नहीं।
ये मुश्किल नहीं है। अगर आपको बेसिकली कोई भी फाइल इंजेक्ट करनी है किसी भी कंपोनेंट में, तो आपको कंस्ट्रक्टर में उसका बस एक इंस्टेंस बनाना होता है और वो थ्रू आउट द कंपोनेंट आप एक्सेस कर सकते हैं। सो डेटा पासिंग एंगुलर में कैसे काम करती है, अब समझिए आपका ये पेरेंट कंपोनेंट है और ये दो चाइल्ड कंपोनेंट है, और इसी पेरेंट कंपोनेंट के पैरेलल में एक और कंपोनेंट है, और आपको एक सिमिलर डेटा, समझिए नैव बार का डेटा है कि नैव बार में क्या दिखेगा, वो इन सब के बीच में चाहिए। तो आप उसके लिए हर बार एपीआई कॉल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक बार इनिशियली जब भी इन सब के ऊपर जो भी कोई एप्लीकेशन है, जो भी कोई कंपोनेंट है वो लोड होता है, जो इन सब का ऊपर है, पेरेंट इन सब का लोड होता है, उससे आप सारा डेटा लोड करके एक सर्विस में भेज सकते हैं। सर्विस में आप कोई एक वेरिएबल बना सकते हैं। जनरली अगर हम RxJS यूज़ करते हैं, जो कि एक लाइब्रेरी है एंगुलर की, तो हम उसमें एक बिहेवियर सब्जेक्ट वगैरह बनाते हैं। ये सब मैं आपको बताऊंगा, ये ज़्यादा अभी इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये इजी कंसेप्ट है, बट थ्रू प्रैक्टिस हम ये सीख सकते हैं। सो हमने एक पेरेंट कंपोनेंट में कॉल किया और उसको एक सर्विस में भेज दिया, और कोई भी सर्विस होती है वो थ्रू आउट द एप्लीकेशन ग्लोबली अवेलेबल रहती है। सो सर्विस में भेजा, एंड सर्विस से हम क्या कर सकते हैं, सर्विस को हमने इधर, हम सर्विस को पेरेंट में भी इंजेक्ट कर सकते हैं, चाइल्ड में भी इंजेक्ट कर सकते हैं, इधर भी हम हर जगह इस सर्विस को इंजेक्ट कर सकते हैं इजीली, और सिर्फ एक जगह ये डेटा पास करके, दैट इज़ अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ, यहाँ से हम हर एक कंपोनेंट में इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। सो इसमें डेटा पासिंग काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है बिटवीन पेरेंट चाइल्ड और components that are on the same level. So this is one of the best thing that Angular provides. So अभी हमने डिस्कशन काफ़ी कर ली है, हमें एंगुलर के बारे में थोड़ा बहुत एक इन्फॉर्मेशन पता चल गई है, इसकी अच्छी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चल गया है। सो विल नाउ जम्प टू कोडिंग।